अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी को पता है 16 जनवरी के सभी करंट अफेयर को हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सारे करंट अफेयर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। काफी सारा आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करेंगे 16 जनवरी के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया। पहले यहां पर देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें कि ये जो फेडरेशन है करता क्या है। भारत में एथलीट्स को तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। नेशनल और इंटरनेशनल अलग अलग प्रतियोगिताओं में ऐसे एथलीट जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, इंडिया के लिए मेडल जीत सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, प्रतिभाओं को पहचानना ऐसी जो कि मेडल ला सकती है, तो यह सारा काम होता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का। हाल ही में इसने एथलीट्स कमीशन का गठन किया है, जो नए एथलीट हैं उनके चयन के लिए, जिसकी चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो आंसर यहां पर सिंपली हमको मिल गया, आंसर सी हो जाएगा। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन कौन, तो यह है अंजू बॉबी जॉर्ज। अच्छा, अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम सुना है आपने, क्योंकि इंडिया में बहुत ही फेमस एथलीट है। किस खेल से संबंधित है, लॉन्ग जंप से। लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एथलीट्स कमीशन है उसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। वैसे इस पूरे कमीशन में टोटल 9 मेंबर को शामिल किया गया है। 9 मेंबर में से 6 तो हो जाती है महिलाएं और 3 हो जाते हैं पुरुष। इनमें से एक है नीरज चोपड़ा, जिनको शामिल किया गया है इस कमीशन में। चेयरपर्सन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको यहां पर इनके बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। ये अंजू बॉबी जॉर्ज है जो कि लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है इंडिया में। अब इनकी सबसे महत्वपूर्ण अगर हम उपलब्धि देखें अंजू बॉबी जॉर्ज की, तो 2003 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था ना, उसमें लॉन्ग जंप में ये इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी। और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला है कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज, है ना। आगे चलकर इन्होंने 2005 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का फाइनल हुआ था उसमें गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो अभी हमने डिस्कस की है, 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप पेरिस में जो आयोजित की गई थी, लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल उस वक्त जो कांस्य पदक है अपने नाम किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी अचीवमेंट है, सबसे शुरुआती अचीवमेंट भी माना जा सकता है। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंप की खिलाड़ी। अब खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अलग अलग समय में इन्हें काफी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए, 2002 में इन्हें दिया गया था अर्जुन अवार्ड। अगले ही साल 2003 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और नेक्स्ट ईयर मतलब 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन है ये, अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि इंडिया में लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता चल गया इसका काम क्या है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स से या फिर एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन है, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है इंडिया का। 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। 2010 से पहले इसे एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और बाद में फिर 2010 में इसका नाम बदला गया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में एथलेटिक्स खेलों की गवर्निंग बॉडी के रूप में यह काम करती है। मिजोरम में खेल कोचिंग और प्रतिभा विकास कार्यक्रम की स्थापना के लिए किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम, इसने क्या किया है कि एथलेटिक्स खेलों में नए नए एथलीट को तैयार करने के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्पेशली 8 से 15 साल के, उनको तैयार करना, उनके लिए एक तो जो स्पोर्ट्स कोचिंग है उनकी शुरुआत करना, और प्रतिभा विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना राज्य में। इसके लिए एक कैंपेन बोल लें, इनिशिएट बोल लें या प्रोग्राम बोल लें, इसको लॉन्च किया है जिसका नाम है एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स। मिजोरम राज्य का लक्ष्य है कि भैया 2036 में जो ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे उनके लिए एथलीट्स को तैयार करना।
जो कि मेडल ला सकते हैं इंडिया के लिए। तो इसके लिए मिजोरम राज्य ने एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की हाल ही में शुरुआत की है। पता चली गया आपको। तो मिजोरम के वर्तमान में सीएम के पद पर हैं लालदूहोमा। इन्होंने एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की हाल ही में शुरुआत की राज्य में। पहले ही मिजोरम में एक स्कीम चल रही है स्पोर्ट्स को लेकर जिसका नाम है मिजोरम बाना काई स्कीम। इसके तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अब 14 जनवरी 2025 को आइजोल में प्रोग्राम को अनाउंस किया गया एम्पावरिंग मिजोरम स्पोर्ट्स प्रोग्राम को। उद्देश्य 8 से लेकर 15 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स कोचिंग की शुरुआत करना ताकि उनको प्रशिक्षित किया जा सके। इन फ्यूचर जो प्रतियोगिताएं हैं विशेष रूप से 2036 में जो ओलंपिक आयोजित किया जाएगा वहां पर ये जो बच्चे हैं जो तैयार हो जाएंगे तब तक ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और स्पेशली ऐसी प्रतियोगिताओं में इनको प्रायोरिटी दी जाने वाली है जहां पर इंडियंस का मेडल लाना पक्का हो जाता है या संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन मेडल देखें तो हमको एथलेटिक्स में मेडल आते हैं, रेसलिंग में मेडल आते हैं, है ना। तो इन स्पोर्ट्स में इन सभी बच्चों को बढ़ावा दिया जाएगा। मिजोरम के बारे में अदर कैजुअल फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल कौन है? आइजोल वर्तमान में मिजोरम की कैपिटल है। यहां पर 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, पोंगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क, दोनों ही कहां पर? मिजोरम। गवर्नर हैं वीके सिंह। स्टेट असेंबली सीट्स, विधानसभा सीटों की बात करें 40 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं मिजोरम में। और यहां पर राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीटें देखने को मिलती है राज्य में मिजोरम। कैपिटल आइजोल, है ना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको ऑफर ऑफ द डे के बारे में यहां पर इंफॉर्म कर देता हूं आप सभी के लिए। देखिए स्पेशली जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट की किसी एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, तो उनके लिए आज का ऑफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखिए आप सभी के लिए राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यहां पर इंग्लिश में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में आपको दोनों ही कोर्सेस यहां पर अवेलेबल है, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। आपको वीडियो लेक्चर्स यहां पर मिल जाएंगे इन कोर्सेस के, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे हर टॉपिक के, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी इजीली अपने जो कोर्स है उनके लगा पाएंगे। ये तीनों ही आपको आपके कोर्स में अवेलेबल है। काफी नॉमिनल चार्जेस है, दोनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ज्योग्राफी राजस्थान की और इसके अलावा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर। और काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर हमें हार्ड कॉपी चाहिए करंट अफेयर की ईयरली, तो आप सभी के लिए शंखनाद की ई बुक आ चुकी है, ओके। और हार्ड कॉपी भी अब आपको अवेलेबल है जहां पर आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद 2025 की आपको बुक अवेलेबल है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप ऑर्डर कर दीजिए, ये डायरेक्ट आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। तो 2024 में जितना भी करंट अफेयर है, इवन 2023 का भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी शंखनाद ईयरली करंट अफेयर की बुक है, आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आपको पता है जो हाईकोर्ट है ना, हमारे यहां पर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम देखने को मिलता है, एकल न्यायपालिका देखने को मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान करता है, और आर्टिकल 217 कहता है कि भाई हाई कोर्ट की जजेस की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। काफी स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखिएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 217 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। और यहां पर अभी देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए। यह हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अभी तक ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब इनको ट्रांसफर किया गया है कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में।
और जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ वहां पर अपॉइंट किए गए आलोक आराधे, जो कि आए हैं तेलंगाना हाईकोर्ट से। ये तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे आलोक, जिन्हें अब बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। और वहीं पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिनको दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हाल ही में अपॉइंट किया गया। देखिए लास्ट ईयर सितंबर के बाद से जो भी चीफ जस्टिस अलग अलग राज्यों में अपॉइंट किए गए हैं, लेटेस्ट हैं, उनके बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एमपी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो यह अपॉइंट हुए थे लास्ट ईयर एंड में सुरेश कुमार कैत। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे नितिन मधुकर जामदार। इसके बाद फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ताशी रबस्तन। फिर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आर श्रीराम अपॉइंट किए गए। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, क्योंकि देवेंद्र कुमार आ गए दिल्ली में, तो अब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे, है ना। तो ये लास्ट ईयर 2024 में एंड में सितंबर के बाद जो अपॉइंट हुए उनकी लिस्ट है जो लेटेस्ट है। तो एक बार देख लेना, पॉज करके देख लेना, या फिर पीडीएफ ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। आगे बढ़े। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया या किसे मिला? देखिए आईसीसी जो अवार्ड अनाउंस करता है ना, एक तो होते हैं ईयरली अवार्ड, जैसे 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, है ना, विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये तो साल भर जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है ना, उसके आधार पर आईसीसी घोषित करती है। अभी जो जसप्रीत बुमराह है उनके नाम का चयन किया गया है, हालांकि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, 2024 के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट नहीं आई है, लेकिन भारत की ओर से नॉमिनेट हुए हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन जो दिसंबर मंथ के लिए, अब ये पर्टिकुलर एक एक मंथ की लिस्ट है, हर मंथ के हिसाब से भी आईसीसी लिस्ट जारी करता है प्लेयर ऑफ द मंथ की। तो दिसंबर मंथ की लिस्ट आई है और इसमें बताया गया है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये भी जसप्रीत बुमराह को ही अनाउंस किया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट मंथ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि हम ट्रॉफी हार गए, है ना, 3-1 से हम ट्रॉफी हार गए थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन यहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीत कर आए थे जसप्रीत बुमराह। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने, ऑल ओवर 32 विकेट 5 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह ने लिए थे। और ऑस्ट्रेलिया की किसी सीरीज में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनका रहा है ना। किसी भी सीरीज में जो इंडियन बॉलर होते हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह का रहा। 32 विकेट इन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लिए हैं। तो इस आधार पर जो दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की लिस्ट आई, उसमें मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए जसप्रीत बुमराह। अब यहीं पर विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें दिसंबर 2024 के लिए, तो यह है एनाबेल सदरलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया की फीमेल क्रिकेट प्लेयर है। यह हो जाते हैं दिसंबर मंथ के लिए। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ एनाबेला सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। नवंबर मंथ की जो लिस्ट आई थी उसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए घोषित किए गए थे हैरिस राउफ, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और वहीं पर विमेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें नवंबर मंथ के लिए, तो यह डेनी वॉट होज थी, जो कि इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेटर है। तो ये नवंबर मंथ के मैंने आपको एक बार याद करवा दिए हैं, देख लेना। और दिसंबर के तो लेटेस्ट हैं ही, तो ये पूछे जा सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह को मिला है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्वेश्चन। आगे आइए। भारत में हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडिया में हर साल आर्मी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है 15 जनवरी को आर्मी डे। अभी मनाया गया 15 जनवरी को, कल। तो जो आर्मी डे मनाया जाता है ना, उस पे आर्मी परेड निकाली जाती है नई दिल्ली में हर साल, जब से मनाया जा रहा है।
इस साल ये जो 77वां इंडियन आर्मी डे मनाया गया ना, इसमें ये आर्मी परेड को शिफ्ट किया गया और इस बार ये परेड निकाली गई महाराष्ट्र के पुणे में। कहां निकाली गई? महाराष्ट्र के पुणे में। तो इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज तक जो परेड आयोजित की गई है वो नई दिल्ली में ही आयोजित की गई है इंडियन आर्मी डे के उपलक्ष्य में। लेकिन पहली बार जो 77वां इंडियन आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी 2025 को, इस साल ये आर्मी परेड कहां निकाली गई? ये निकाली गई महाराष्ट्र के पुणे में। और एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया गया था जिसको नाम दिया गया गौरव गाथा, इंडियन आर्मी के सम्मान में। और जो परेड आयोजित की गई उसको थीम दी गई थी इस डे के लिए, समर्थ भारत और सक्षम सेना। ये इस डे की थीम है, 77वें इंडियन आर्मी डे की थीम है 2025 में। अच्छा, इंडियन आर्मी डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कल एक व्यक्ति की हमने बात की थी, यह है के एम करियप्पा। एक्चुअल में के एम करियप्पा पहली बार 15 जनवरी 1949 को इन्होंने इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी अंग्रेज आर्मी अफसर से लेकर आजादी के बाद। तो ये पहले इंडियन आर्मी की कमान संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे उस वक्त जनरल फ्रांसिस रॉय बूचर, इनसे इंडियन आर्मी की कमान ली थी लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा ने। तो इस दिन की याद में 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। और इसके एक दिन पहले 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे मनाया गया था। यह भी मैंने आपको बताया। ये जिस दिन रिटायर हुए थे ना, उस दिन आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे के एम करियप्पा। तो दोनों दिन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, इनकी ज्वाइनिंग, और 14 जनवरी को इनके सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट का दिन था, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे। ओके, अब 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे ये क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और डे तमिलनाडु में मनाया जाता है, पूरे इंडिया में तो नहीं मनाया जाता, लेकिन तमिलनाडु में 15 जनवरी को थिरुवल्लुवर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। थिरुवल्लुवर डे की बात करें तो बहुत ही फेमस एक कवि और दार्शनिक रहे हैं, तमिल कवि थे। तो तमिलनाडु में इनकी जयंती के रूप में तिरुवल्लुवर डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। इनकी स्टेच्यू के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इनका स्टेच्यू तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कन्याकुमारी में 41 मीटर का स्टेच्यू है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ विजडम। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक बार फिर से नोट कीजिएगा। स्टेच्यू ऑफ विजडम किसका स्टेच्यू है? तो ये कन्याकुमारी में 41 मीटर का है। तिरुवल्लुवर जो कि एक तमिल कवि थे, इनका स्टेच्यू है। और तिरुवल्लुवर डे मनाया जाता है 15 जनवरी को तमिलनाडु राज्य में। आगे आएंगे, हाल ही में पुनर्गठित एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पुनर्गठित एटॉमिक एनर्जी कमीशन का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है अजित कुमार मोहंती को। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है, उनसे संबंधित डिसीजन मेकर और गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है परमाणु ऊर्जा आयोग। तो पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में अजित कुमार मोहंती। ये हैं। तो अजित कुमार मोहंती अध्यक्ष के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी भी हैं और अदर मेंबर्स की भी यहां पर अलग अलग जगह पर नियुक्ति की गई है। जैसे टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी और मनोज गोविल को एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। और कमीशन में ही जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोवाल और जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, ये भी शामिल किए गए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन काम क्या है मैं आपको बता चुका हूं। यह संस्था भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक गवर्निंग बॉडी है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है और सीधे ही प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करना इसका मेन काम है। प्रधानमंत्री से ही इंस्ट्रक्शन आते हैं, प्रधानमंत्री के अधीन काम करती। 3 अगस्त 1948 में इसकी स्थापना की गई थी।
ये जिस संस्था के, भारत सरकार की जिस संस्था के अंतर्गत एक गवर्निंग बॉडी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा भारत में काफी सारे रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझेंगे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले प्रेसिडेंट बने थे होमी जहांगीर भाभा 1948 से 1966, और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ना, जिसके अंतर्गत काम करता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत इंडिया में काफी सारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर अभी कार्यरत हैं। पहला तो बार्क, इसका नाम आपने काफी बार सुना होगा, महाराष्ट्र के मुंबई में एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये तमिलनाडु के कलपक्कम में देखने को मिलता है। इसके अलावा राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर, आरआर केट के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की बात करें तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता में देखने को मिलता है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की बात करें तेलंगाना के हैदराबाद में है। और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो ये बहादुरगढ़ हरियाणा में स्थित है। ये इंडिया के एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। इनको पढ़ लेना एक बार, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम, इसके शुभारंभ का श्रेय दिया जाता है सर्बानंद सोनोवाल को। काम क्या करता है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले यह जानेंगे कि सर्बानंद सोनोवाल कौन है वर्तमान में, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो भारत में वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम का शुभारंभ किया है असम के काजीरंगा में, क्योंकि यहां पर अभी इनलैंड वाटरवेज डिपार्टमेंट काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था। तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया। होगा क्या, यह सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करेगा? तो नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो जो नेशनल वाटरवेज है, मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं ना, आपको पता है इनलैंड जलमार्ग है भारत में, जैसे सड़क से या फिर रेल मार्ग से आपको पता है सामान भेजना या फिर यात्रा करना बहुत ही कॉस्टली होता है। जो कार्गो होते हैं ना, उनका बहुत शिपिंग बहुत लगती है इधर उधर भेजने में। तो बहुत ही एक सिंपल उसका तरीका है इससे बचने के लिए कि जो जलमार्ग है ना उनका यूज किया जाए। जैसे इलाहाबाद से अगर मान लो कि हल्दिया पश्चिम बंगाल तक कुछ भेजना है तो क्यों ना गंगा नदी तंत्र का सहारा लिया जाए। तो ये एक वाटरवे, ये हो गया जलमार्ग। तो इन सभी के उत्थान के लिए नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम काम करता है। भारत में जो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन है, नदियों के बीच में जो जलमार्ग है इंडिया में, उनके मध्य में एक तो उनकी सुरक्षा के लिए और वहां पर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये जो सिस्टम है ये काम करने वाला है। कैसे काम करेगा ये समझो। नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम जो डेवलप किया गया है, यह नदी किनारे पर अलग अलग जगह पर पोर्ट्स का निर्माण करेगा, टर्मिनल्स का निर्माण करेगा, ताकि जो कार्गो शिप है ना उनको माल उतारने में चढ़ाने में सहूलियत हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जलमार्ग का यूज कब करेगा? माल लाने ले जाने के लिए, जब उनको सहूलियत मिलेगी। पोर्ट मिल जाए, टर्मिनल्स मिल जाए नदियों के किनारे, कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो, लाइट हाउसेस मिल जाए ताकि भाई पता हो कि माल कहां जा रहा है, और जो सिग्नल सिस्टम्स हैं उनकी अच्छी उपलब्धता हो। तो इस आधार पर जो जलमार्ग है ना, इनलैंड जलमार्ग, उनको डेवलप किया जा सकता है। तो इनके लिए काम करेगा नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम। नदियों के मार्गों को नियमित रूप से ड्रेजिंग करना, मतलब जो बालू रेत इकट्ठा हो जाती है उनको खोदना, जल मार्गों को गहरा करना ताकि जो शिप है वो आराम से आ जा सके। तो इन सभी के लिए यह सिस्टम काम करने वाला है, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। अब अगर आपने देखिए
जो इनलैंड वाटरवे से, अगर उनके बारे में नहीं सुना ना तो इसको समझना आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आपको यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम है 2016 का, और इसके तहत इंडिया में वर्तमान में 111 इनलैंड वाटरवेज की घोषणा की जा चुकी है। 111 में से 13 जलमार्ग ऐसे हैं जो कि अभी भी सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। कार्गो हैंडलिंग या फिर माल को लाना ले जाना, यात्री सेवा के लिए, है ना, जो पैसेंजर हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए इनको यूज किया जा रहा है। 13 ऐसे जलमार्ग हैं अलग अलग नदियों के। ये जो इनलैंड वाटरवेज है इनको कंट्रोल करने का काम या गवर्निंग बॉडी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट ने की थी 1986 में। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। इनलैंड वाटरवेज का विकास करना, इनको रेगुलेट करना इस संस्था का मुख्य कार्य। इंडिया में जो सबसे पहला इनलैंड वाटरवेज फर्स्ट है, मतलब नेशनल वाटरवे पहला, जैसे हमारा होता है ना नेशनल हाईवे 1, 2, 3, उसी तरीके से नेशनल वाटरवे 1 ये सबसे बड़ा वाटरवे है, वर्तमान में सबसे बड़ा जलमार्ग है इंडिया में। 1620 किलोमीटर का ये गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर यह देखने को मिलता है। प्रयागराज से होकर यह बिहार झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाता है। 1620 किलोमीटर का सबसे बड़ा जलमार्ग, नेशनल वाटरवे 1 इसे नाम दिया गया है, गंगा नदी पर देखने को मिलता है। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? वनडे क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है स्मृति मंधाना ने। अभी कुछ सेशन से हम इनकी लगातार बात कर रहे हैं, काफी सारे रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए। अभी आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है ना, उसमें इन्होंने क्या किया है, सबसे तेज वनडे शतक सेंचुरी अपने नाम की है अभी तक। आयरलैंड के खिलाफ निरंजन शाह स्टेडियम जो कि राजकोट में देखने को मिलता है गुजरात में, यहां पर इन्होंने सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाई है। 70 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है ना। स्मृति मंधाना इंडियन विमेंस क्रिकेटर या इंडियन विमेंस क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाली पहली इंडियन फीमेल प्लेयर बनी है। वैसे इसके पहले ये जो रिकॉर्ड है हरमनप्रीत कौर के नाम था, इन्होंने सेंचुरी बनाई थी 87 गेंदों में। अब 70 गेंदों में सेंचुरी बनाई है स्मृति मंधाना ने, है ना। तो पहला रिकॉर्ड ये हो गया। दो रिकॉर्ड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे तेज सेंचुरी समझ में आ गई स्मृति मंधाना। इसके पहले वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली इंडियन फीमेल क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। वैसे 4000 रन मिताली राज भी बना चुकी है, लेकिन उन्होंने ज्यादा पारियां खेली थी। इन्होंने 95 पारियों में, मतलब सबसे तेज 4000 रन बनाने का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इसके अलावा एक कैलेंडर ईयर में 4 शतक लगाने वाली वर्ल्ड की पहली फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंधाना, पूरे वर्ल्ड की पहली। लास्ट ईयर 2024 में, एक कैलेंडर ईयर में 2024 में 4 वनडे शतक बनाए थे, और पूरे वर्ल्ड में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक बनाने वाली पहली विमेन क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। और अब वनडे में सबसे तेज सेंचुरी बनाई है कितनी गेंदों पर? 70 गेंदों पर। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। कर्च स्ट्रेट किन दो समुद्रों को जोड़ता है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा? तो कर्च जल डमरू मध्य या कर्च स्ट्रेट की बात करें, यह जोड़ता है काला सागर और आजो सागर को। मैप पर देखेंगे तो शायद आपको लोकेशन समझ में आएगी। ये यूरोप है ना। ये ब्लैक सी देखने को मिलेगा, और शायद आपको मैप पर क्लियर ना दिखे तो बता दूं, यह है रशिया और यह है क्रीमिया। क्रीमिया पहले यूक्रेन का पार्ट था 2014 तक, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रशिया ने, तो अब रशिया का पार्ट है। तो क्रीमिया और रशिया की मुख्य भूमि के बीच में यहां पर एक स्ट्रेट देखने को मिलता है जिसका नाम है कर्च स्ट्रेट। ब्लैक सी और अजोव सी या अजोव सागर को जोड़ने का यह काम करता है, बीच में यह स्ट्रेट है। अभी सुर्खियों में क्यों है?
हाँ यहां पर ये शायद आपको इस मैप पर और अच्छा समझ में आए, ये ब्लैक सी, ये है क्रीमिया, ये है रशिया, और ये बीच में आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगा, ये अजोव सी, और इधर दक्षिण में ब्लैक सी, है ना। अब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, इस प्लेस पर एक दो तेल से भरे हुए जहाज जा रहे थे और ये आपस में टकरा गए, जिसके कारण यहां पर बहुत तेल रिसाव हुआ इस समुद्री क्षेत्र में। अब ये स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट, तो यहां पर बहुत समुद्री रिसाव, 4 हफ्ते पहले की बात है, मतलब लास्ट मंथ ये दुर्घटना हुई थी, तब से लगातार यहां पर तेल का रिसाव देखने को मिल रहा है। अब भाई जो सी एरिया है वो पॉल्यूटेड होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, समुद्री जीवों को यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो वहाँ पर बोल सकते हैं कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट होती है अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूरी है कि उस सी एरिया को क्लीन किया जाए जल्दी से जल्दी। और 1 महीने की बात हो गई है और अभी तक यहाँ पर टैंकर और जो जहाज थे उनमें से तेल का रिसाव अभी तक जारी है। तो इसी कंडीशन में रशिया ने क्या किया है, वहां के जो इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्टर है अलेक्जेंडर कुरेनकोव, इन्होंने एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई है इस परिस्थिति से निपटने के लिए, जिसके कारण अभी कर्च स्ट्रेट सुर्खियों में था। काला सागर और अजो सागर को यह कनेक्ट करता है, और अगर हम देखें तो क्रीमिया जो पेनिसुला है अभी रशिया के ही पास है, पहले यूक्रेन का था, इसको क्रास्नोडोर क्षेत्र से यह अलग करता है। क्रास्नोडोर क्षेत्र रशिया की मुख्य भूमि पर, और उस पार देखने को मिलेगा क्रीमिया पेनिसुला। तो यह दो भूमि को यह अलग करता है और जोड़ता है किसको, काला सागर और अजो सागर को। इसके ऊपर एक क्रीमियन ब्रिज भी बना हुआ है जो कि क्रीमिया की मुख्य भूमि और इधर रशिया की मुख्य भूमि को जोड़ने के लिए बनाया गया है। पहले यूक्रेन का था, 2014 में किसके पास आ गया, क्रीमिया, रशिया के पास। यह तो हो गया कर्च स्ट्रेट। इसके अलावा अदर स्ट्रेट की बात करें जो कि हमको वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, तो एक पनामा स्ट्रेट बहुत ही फेमस है। पनामा जल डमरू मध्य अमेरिका में देखने को मिलता है, कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। स्वेज नहर मिस्र और एशिया के बीच में देखने को मिलती है, अफ्रीका और एशिया के बीच में, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मलक्का स्ट्रेट देखने को मिलता है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, मलेशिया इंडोनेशिया के मध्य में है। बेरिन स्ट्रेट की बात करें तो बेरिंग स्ट्रेट बेरिन सागर और चूची सागर को जोड़ता है, रूस और अलास्का के मध्य में है, अलास्का यूएसए का पार्ट है। जिब्राल्टर जल संधि, यह तो बहुत ही सुर्खियों में रहती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को यह कनेक्ट करती है। हार्मुज स्ट्रेट की बात करें तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। डोवर स्ट्रेट जोड़ता है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर। पाक स्ट्रेट जो कि इंडिया के दक्षिण में है, भारत और श्रीलंका के बीच में, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। मोजाम्बिक स्ट्रेट की बात करें तो यह हिंद महासागर के 2 हिस्सों को जोड़ता है, और तुर्क स्ट्रेट की बात करें तो यह काला सागर, मारमरा सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। इन पर भी एक बार नजर डाल लेना, इंडिया वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य स्ट्रेट हैं, पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ में देख लेना, जैसे बता चुका हूं मैं आपको। लास्ट क्वेश्चन, सुपर कोपा कप 2025 फाइनल में किस टीम ने जीत दर्ज की है? तो सुपर कोपा कप 2025 का जो फाइनल है उसमें जीत दर्ज की है एफसी बार्सिलोना ने। किसने जीता है? एफसी बार्सिलोना ने। देखिए, एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को फाइनल में हराकर सुपर कोपा कप 2025 का हाल ही में खिताब जीता। आयोजन अभी सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया था, और यहां पर फाइनल में रियल मैड्रिड को हराया है एफसी बार्सिलोना ने। एक स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे सुपर कोपा कप के नाम से जाना जाता है। स्पेन का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1982 में। विनर कौन? 2025 में सुपर कोपा कप 2025 का विनर हो जाता है एफसी बार्सिलोना, और रनर अप हो जाता है रियल मैड्रिड। ओके, तो यहां पर 16 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने समझे, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए, यहां पर एक चीज और नोट कर सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा बार
सुपर कोपा कप स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब सबसे ज्यादा बार जीता है बार्सिलोना ने 15 बार, और रियल मैड्रिड ने ये 14 बार अपने नाम किया। करंट 2024-25 का ही याद रखें तो काम हो जाएगा हमारा, है ना। अगर लास्ट ईयर का भी देखना है तो 2023-24 में ये खिताब जीता था रियल मैड्रिड ने, और अब जीता है किसने? एफसी बार्सिलोना। चलिए 16 जनवरी के करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में हम समझ लिए हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखिए क्वेश्चन क्या था। पहला, रूस ने भारत के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए परमाणु रिएक्टर पोत भेजे हैं। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यह देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है? पोंगल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? पीयूष गोयल ने। हाल ही में चर्चा में रही आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? झारखंड, रांची। नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो इसे विकसित किया है DRDO ने। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लॉन्च की गई थी? 1 जुलाई 2015। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थापित किया गया? निजामाबाद, तेलंगाना में है। प्रशांत कुमार सिंह किस राज्य के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए? तो ये चीफ सेक्रेटरी बने हैं कहां पर? मणिपुर राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लीजिए। कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में है? असम। असम में कामाख्या देवी मंदिर देखने को मिलता है 51 शक्तिपीठों में से एक। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम की सहायक नदी है, और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। करंट अफेयर से हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतवा किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित हुई है? वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? और सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का पहला एडिशन किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया? पहला एडिशन है तो आपको बताना चाहिए कमेंट में। तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। हार्ड कॉपी चाहिए आपको? जो हमारी ईयरली करंट अफेयर शंखनाथ की बुक है उसकी हार्ड कॉपी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।